गाइस, तो आज हम स्टडी करेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2 क्लोज डी यानी कंसीडरेशन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। इसके अंदर 3 डिफरेंट डेफिनेशन दी हुई है अलग अलग राइटर ने। तो सबसे पहले हम वही स्टडी करेंगे। इस तरह के डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन जरूर आते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं। वह क्वेश्चन आपके जैसे एआईबी का एग्जाम हो गया, क्लाइंट एग्जाम हो गया, या फिर आपके जुडिशरी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन के अंदर क्या क्या दिया गया है। ठीक है, और एक बेनिफिट ये भी रहता है कि अगर आप भूल जाते हैं रियल डेफिनेशन तो आपको ये डेफिनेशन जरूर थोड़ी बहुत याद रहती है अगर आपने स्टडी की होगी तो ब्लैकस्टोन ने क्या डेफिनेशन दी थी? कंसिडरेशन इज द रिकम्पेंस गिवन बाय द पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग, इन अदर वर्ड्स इट इज ए प्राइस ऑफ द प्रोमिस। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और उसे क्या देते हो, बदले में कुछ ना कुछ देते हो, तो वह क्या मानी जाएगी? कंसिडरेशन मानी जाएगी। दूसरे शब्दों में इसे बात करें तो हम इट इज ए प्राइस ऑफ द प्रोमिस, इसे हम क्या बोल सकते हैं? प्रोमिस के बदले में जो मूल्य दिया जाता है वह भी क्या कहलाता है? कंसिडरेशन कहलाता है। अब बात करते हैं पोलोक ने क्या डेफिनेशन दी थी। कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर विच द प्रोमिस ऑफ द अदर इज बोट एंड द प्रोमिस thus given for value is enforceable। यानी कंसिडरेशन प्राइस, कंसिडरेशन इज द प्राइस, कंसिडरेशन वह प्राइस माना जाएगा, वह मूल्य होगा फॉर विच द प्रोमिस, जो किसी का प्रोमिस या लिया जाता है, किसी का प्रोमिस लेने के लिए जिसे हम देते हैं। ठीक है, मान लिया एक पार्टी है, दूसरी पार्टी को क्या देती है? कंसिडरेशन देती है उसका वादा लेने के लिए। ठीक है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। एंड द प्रोमिस दस गिवन फॉर वैल्यू इज एनफोर्सेबल, और जो प्रोमिस दिया गया है उसकी वैल्यू क्या है? एनफोर्सेबल, ताकि उसे आगे क्या करवाया जा सके? एनफोर्स करवाया जा सके। ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया जा सके, उसकी परफॉर्मेंस हो सके। एनफोर्सेबल मतलब यह होता है कि अगर कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर देती है, ठीक है, तो वह कोर्ट के द्वारा क्या किया जा सकता है? एनफोर्सेबल करवाया जा सकता है, यानी संपूर्ण उसकी परफॉर्मेंस करवाई जा सकती है। अब बात करते हैं हम जस्टिस पैटरसन की। इसने अपने डेफिनेशन के अंदर क्या कहा था? कंसिडरेशन मीन्स समथिंग विच इज ऑफ सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। यानी कि कानून की नजरों में, जो कानून की नजरों में क्या होनी चाहिए? वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, उस चीज की, उसे हम क्या मानेंगे? कंसिडरेशन। इट में बी सम बेनिफिट टू द प्लेंटिफ और सम डेट्रीमेंट टू द डिफेंडेंट। जहां पर प्लेंटिफ का क्या हो रहा हो? बेनिफिट हो रहा हो, और कुछ ना कुछ किसको मिल रहा हो? जो डिफेंडेंट है उसको भी मिल रहा हो। ठीक है, तो इसने क्या कहा था? जो कानून की नजरों में वैल्यू का मतलब क्या है? वैल्यू का मतलब यह होता है कि कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे 5 रुपए का ही कोई कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना कर रहे हो, ठीक है, तो वह कंसिडरेशन होनी चाहिए दोनों के बीच में। अगर आप उसको 5 रुपए दे रहे हो दूसरे व्यक्ति को, तो वह भी आपको कुछ ना कुछ तो देगा ही 5 रुपए के बदले में। ठीक है, आप किसी भी शॉप पे जाते हो, कुछ चीज खरीदते हो, सामान खरीदते हो, अगर आप 100 रुपए का सामान खरीदते हो, वह भी आपको 100 रुपए का सामान तो देगा ही, तो वह क्या होगी? कंसिडरेशन होगी। तो इसकी डेफिनेशन के अनुसार क्या है? जो वैल्यू होनी चाहिए लॉ की नजरों में, यानी कानून की नजरों में कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, उसे हम क्या मानेंगे? कंसिडरेशन। अब बात करते हैं हम जो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, कंसिडरेशन की, जो सेक्शन 2D के अंदर डिफाइन की गई है। तो चलिए देख लेते हैं डेफिनेशन। कंसिडरेशन सेक्शन 2 क्लोज डी के अंदर डिफाइन किया गया है समथिंग इन रिटर्न, यानी कि जो वैल्यू आपको मिलती है रिटर्न के अंदर, उसे क्या बोलते हैं हम? कंसिडरेशन। दो पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, उन्हें एक दूसरी पार्टी को क्या देना होता है? कंसिडरेशन देना होता है। कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न, यानी कि वो वैल्यू होती है कंसिडरेशन जो एक दूसरी पार्टी को मिलती है, या फिर वह थिंग्स हो या गुड्स हो या भी कोई भी चीज हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? कंसिडरेशन। अब बात करते हैं जो डेफिनेशन दी गई है बेयर एक्ट के अंदर। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जब प्रोमिसर चाहता हो या फिर प्रोमिसर की इच्छा से, द प्रोमिसी या तो खुद प्रोमिसी या फिर एनी अदर पर्सन या उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ऐसा कार्य किया हो या फिर न किया हो। ठीक है, या फिर सेकंड बात करते हैं और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या फिर ऐसा कार्य वह करता है या फिर नहीं करता है, यानी कि प्रेजेंट के अंदर। और थर्ड थिंग क्या है? और प्रोमिसेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग सच एक्ट फॉर एब्सटेनेंस और प्रोमिस इज कॉल्ड ए कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस। अगर वह ऐसा कार्य करेगा फ्यूचर के अंदर या फिर ऐसा कार्य नहीं करेगा। मान लिया दो पार्टी है, एक पार्टी ने बोला मैं आपको 1 साल के बाद अपना घर बेचूंगा, दूसरी पार्टी ने क्या कर दिया? ठीक है, आप अपना घर मुझे बेच देना, तो मैं आपको क्या कर दूंगा?
इतनी पेमेंट दे दूंगा, 10 लाख रुपए आपके घर के मैं दे दूंगा जब आप मुझे अपना घर बेचेंगे। तो वहां पर जो प्रोमिस के लिए क्या होगी, कंसिडरेशन होगी, वह कब होगी, फ्यूचर के अंदर। जब वह 1 साल के बाद उसे अपना घर दे देगा, तो घर देने के बाद वो उसे क्या कर देगा, मनी दे देगा, यानी पैसे दे देगा। तो अब डिस्कस करते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों डिस्कस करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार तीनों। अब बात करते हैं हम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंसिडरेशन की, कि पास्ट कंसिडरेशन कैसा होता है। व्हेन ए कंसिडरेशन बाय ए पार्टी फॉर ए प्रेजेंट प्रोमिस वाज गिवन इन द पास्ट। व्हेन ए कंसिडरेशन बाय ए पार्टी, जब किसी जो कंसिडरेशन है पार्टी के द्वारा प्रेजेंट प्रोमिस हो चुकी है, जो कंज्यूम कर चुका है, यानी कि सर्विसेज ऑलरेडी कंज्यूम, जो बंदा है वह सर्विस कंज्यूम कर चुका है पहले ही, लेकिन जो प्रोमिस कब है वो प्रेजेंट में दे रहा है, ठीक है, वाज गिवन इन द पास्ट, जो पास्ट में कंसिडरेशन हुई थी उसके लिए जो प्रोमिस दे रहा है, ठीक है। मान लो एक्स और वाई दो पार्टी है। एक्स ने बोला था कि आपने जो मेरा काम किया था 1 महीने पहले, 1 मंथ बिफोर 1 मंथ, ठीक है, 1 महीने पहले मैं उसकी आपको पेमेंट कर दूंगा, मैं आपको वादा करता हूँ, यानी उसके जितने भी आपके 1000 रुपीज बने थे मैं वो आपको दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इसने जो सर्विस है वह तो पहले ही कंज्यूम कर चुका है एक्स, ठीक है, इससे काम तो करवा चुका है, कंसिडरेशन तो हो चुकी है, उसकी तरफ से जो परफॉर्मेंस हो चुकी है। लेकिन अब परफॉर्मेंस किसकी तरफ से होनी है, एक्स की तरफ से, यानी एक्स देगा वाई को 1000 रुपीज, जो कंसिडरेशन वाई कर चुका है पास्ट के अंदर, पहले ही अपना काम कंप्लीट कर चुका है। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंसिडरेशन की। व्हेन ए कंसिडरेशन फॉर ए प्रोमिस इज गिवन सिमिलटेनियसली विद द प्रोमिस, यानी जब कोई भी कंसिडरेशन दी जाए उसी टाइम पर, जब क्या हुआ है, प्रपोजल आया और प्रोमिस बन गया, और प्रोमिस बनने के बाद क्या हो गया, कंसिडरेशन दे दी गई, यानी परफॉर्मेंस उसी समय पर हो जाए, उसे क्या बोलेंगे हम, प्रेजेंट कंसिडरेशन। दो पार्टी है जेड और एन, ठीक है, सॉरी एक्स और एन। एक्स ने क्या किया, प्रपोजल दे दिया एन को, मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ या अपनी कार बेचना चाहता हूँ, ठीक है, इसने बोला ठीक है, इसको कार पसंद आ गई, इसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, इसने बोला मैं 10 लाख रुपए में कार बेचना चाहता हूँ, ठीक है, इसके पास फॉर्च्यूनर थी, वो सस्ते में नहीं बेच रहा हूँ, ठीक है। तो इसने क्या किया, 10 लाख रुपए दे दिए एन ने इसको, 10 लाख देने के बाद कार हो गई एन की, और इसको क्या मिल गए, पैसा। पैसा मिलने के बाद यहाँ पर क्या हो गई, कंसिडरेशन, इसके लिए मनी कंसिडरेशन हो गई, इसके लिए कार कंसिडरेशन हो गई, और परफॉर्मेंस हो गई प्रेजेंट में, प्रेजेंट में हो गई परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर कंसिडरेशन क्या होगी, प्रेजेंट कंसिडरेशन मानी जाएगी। अब बात करते हैं हम फ्यूचर कंसिडरेशन की। ए फ्यूचर कंसिडरेशन इज ए प्रॉमिस टू डू और टू गिव समथिंग इन रिटर्न इन फ्यूचर फॉर द प्रॉमिस इज मेड। प्रॉमिस बना दिया दोनों पार्टी ने कि हाँ भाई, मैं मान लिया किसी का घर तैयार हो रहा है, यानी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ए और बी है, ठीक है, बी का घर क्या हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, घर बन रहा है। ए ने बोला मुझे आपका घर पसंद है, ठीक है, आपका घर तैयार होने के बाद मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा और आप मुझे अपना घर दे देना। बी ने क्या कर दिया, प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है भाई, आप मुझे 10 लाख रुपए दे देना, जब मेरा घर बन जाए, ठीक है, मैं आपको घर बनवा के दे दूंगा अपना घर, ठीक है। इसने क्या कर दिया, 10 लाख रुपए देने का वादा कर दिया इसके घर के लिए। तो जो प्रॉमिस बना है, जो प्रॉमिस बना है वह क्या होगा, वैलिड होगा, लेकिन फ्यूचर कंसिडरेशन के लिए जो कंसिडरेशन होगी वह कब होगी, फ्यूचर के अंदर, भविष्य के अंदर वह क्या होगी, कंसिडरेशन मानी जाएगी, यानी कि जो उसकी परफॉर्मेंस होगी वह फ्यूचर के अंदर होगी। यह तो तभी पैसे देगा जब इसका घर बन जाएगा, ठीक है, और यह भी पैसे तभी लेगा जब इसका घर बन जाएगा, ठीक है, घर बेचने के बाद ही पैसे मिलेंगे। तो वहां पर कंसिडरेशन है, एक्सचेंज कब होगी, जब दोनों पार्टी से परफॉर्मेंस कर देगी, ठीक है। और अब एक बात और करते हैं हम कि अगर दो पार्टी है, ठीक है,
दोनों पार्टी के बीच में क्या बन गया, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो वहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना करने के लिए भी बोल सकती है, यह भी एक कंसिडरेशन मानी जाएगी। हमने पढ़ा था ना एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यानी कि उस पार्टी को रोका जा सकता है किसी भी चीज को करने के लिए। तो उसमें नेगेटिव भी हो सकता है और वह पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव तो कैसे होगा कि आपने कोई भी मान लिया आपका एक अच्छा सा लोगो है, ठीक है, आपने बनाया और उस किसी पार्टी के साथ वह बेच दिया, तो आप उसे यह बोलोगे कि फ्यूचर में आप यह लोगो किसी भी व्यक्ति को नहीं बेच सकते हो, मैंने इसे परचेज कर लिया है, ठीक है, क्योंकि अब तो वो आपका हो गया, ठीक है, आपने उसका कॉपीराइट करवा लिया। तो वहां पर क्या होगा, पॉजिटिव हो गया कि आप उसे रोक रहे हो। लेकिन नेगेटिव में क्या होगा, जैसे आप उसे, कोई व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, पार्टीज है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि मैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ आपको 1 लाख रुपए दिए थे, ठीक है, और आपने उसे लौटाए नहीं सही समय पर, ना लौटाने की वजह से वह आपके अगेंस्ट में सूट फाइल करना चाहता था। सूट फाइल न करने के लिए आपने उसे बोला कि मैं आपको 5,000 रुपीज दे दूंगा, आप मेरे अगेंस्ट में सूट फाइल मत करो, मैं आपको एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज दूंगा 1 लाख के साथ साथ 1 साल के बाद में। तो यह भी एक क्या है, जो नेगेटिव एस्पेक्ट है इसका, तो इसे भी हम क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन ही मानी जाएगी, जो वह भी होगी, ठीक है। तो इसके जो कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है और कुछ नेगेटिव भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए और हमें बताइए, हम आपका आंसर जरूर देंगे। थैंक यू।